वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हिंदी को। हिंदी की बुक है वसंत भाग 1, उसके 11th चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे। 11th चैप्टर है जो देख कर भी नहीं देखते। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर को, इस पाठ को जिन्होंने लिखा है, इस कहानी को जिन्होंने लिखा है वो है हेलन केलर। हेलन केलर एक विदेशी लेखिका है। तो इंग्लिश में इन्होंने लिखा है और उससे ट्रांसलेटेड वर्जन ये आप पढ़ोगे आपके अपने बुक में वसंत भाग 1 के 11th चैप्टर में, जो देख कर भी नहीं देखते। बेसिकली ये एक स्टोरी है। अगर हम शॉर्ट में समझे इसको कि ये स्टोरी है उस लड़की के बारे में जो कि नेत्रहीन है, जो ब्लाइंड है, देख नहीं सकती। तो वही कहती है कि जिनके पास आंखें होती है वो बहुत चीज़ों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ में रुचि नहीं होती, उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट या फिर वो लेना ही नहीं चाहते। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान जंगल में जाए, 1 घंटे तक घूमे और उसे वहाँ पे देखने के लिए कुछ ना मिले। फिर वो कहती है कि मैं देख नहीं सकती लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं फूलों को छूकर उनके कोमलता का एहसास करती हूँ। झरनों के बीच अपने हाथ को ले जा कर के पानियों को महसूस करती हूँ। और इस तरह से करना, चीज़ों को छूना, चीज़ों को महसूस करना मुझे बहुत खुशी देती है। और मैं अपने अंतर मन के नेत्रों से, यानी कि जो मेरी इंटरनल आइज़ है, उनसे मैं सब कुछ देख लेती हूँ बिना देखे हुए भी। और जिनके पास आंखें होती हैं वो देख कर भी कुछ नहीं देखते। तो ये कहानी की समरी थी, स्टोरी की समरी, सार था इसका। अब चलिए बात करते हैं इसके प्रश्नों की और उसके उत्तर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लोगों की संवेदना खत्म होती जा रही है। संवेदना का मतलब है कि लोगों के अंदर जो इमोशंस हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। लोग बहुत ही हार्श होते जा रहे हैं। एक दूसरे के दुख को देख करके दुखी नहीं होते, दूसरों की खुशी देख करके खुश नहीं होते। कोई किसी के घर में आग लग जाए तो आजकल लोग सेल्फ़ी लेने लग जाते हैं उसके सामने। और तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग इग्नोर करते हैं और उनको देख करके उनके मन में एक वेदना की जो भावना है वो उत्पन्न नहीं होती। तो हेलन केलर के हिसाब से लोग आजकल संवेदनशील नहीं रह गए हैं। वो बिल्कुल संवेदना उनमें ख़त्म होती जा रही है। इमोशंस मरते जा रहे हैं लोगों में। हमारे पास जो है हम उसकी कद्र नहीं करते और जो नहीं है उसे पाने की इच्छा रखते हैं, है ना। लोग के पास जब कोई चीज़ नहीं होती तो बहुत दिन रात रोते रहते हैं कि काश ये चीज़ मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। और एक बार वो चीज़ उन्हें मिल जाती है तो उन्हें लगता है कि वो जीत गए, उन्हें जो चाहिए था मिल गया। तो फिर वो उस चीज़ की कद्र करना छोड़ देते हैं और किसी और चीज़ के पीछे लग जाते हैं। तो इंसान कैसा हो गया है? लालची हो गया है और बिल्कुल ही संवेदनहीन हो गया है। उसको समझ में नहीं आता कि जिस चीज़ के लिए वो सुबह शाम दिन रात लड़ रहा था, मर रहा था, वो चीज़ जब उसे हासिल हो गई है तो वो उस चीज़ की कदर नहीं कर रहा है। और ये जो चीज़ है, ये जो बात है, ये हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो कोई किसी भी तरीके की सफलता हो। हमें जब वो चीज़ नहीं मिलती तो हम दिन रात उसके पीछे लगे रहते हैं और जब मिल जाती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। तो यही सब देख करके हेलन केलर जो हैं उनको लगता है कि आजकल लोग संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदनशीलता की कमी आ गई है। लोग एक दूसरे के दुख को देखते हैं और उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लोग किसी की सुंदरता को देखते हैं और उसकी तारीफ़ करने के बजाय उसे बिल्कुल ही इग्नोर करके निकल जाते हैं। तो उनके पास आंखें तो हैं, वे सब देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो देख कर भी कुछ नहीं देख रहे हैं, वो बिल्कुल ही इमोशनलेस हो गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य तथा उसमें हो रहे निरंतर बदलाव को कहा गया है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? नेचर।
जहाँ पे हम रहते हैं। ये पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, झरने, पहाड़, झील, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति है, प्रकृति का हिस्सा है। तो प्रकृति का जादू का मतलब है कि प्रकृति के सौंदर्य यानी कि ब्यूटी ऑफ नेचर और उसमें हो रहे निरंतर बदलाव को कहा गया है ना। हमारा नेचर दिन प्रतिदिन चेंज होता जाता है। वो डिपेंड करता है कि इंसान किस तरीके से चेंज लाना चाहता है प्रकृति में। अगर हम प्रकृति को उनके ऊपर छोड़ दें तो प्रकृति हमेशा अपना एक बेटर वर्जन लेके आती है, मतलब अपना एक और अच्छा रूप लेकर आती है। लेकिन जब इंसान उस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगता है तो प्रकृति हमारी है वो उल्टे डायरेक्शन में चेंज होने लगती है। जैसे बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, बिल्कुल बारिश नहीं होना, और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस है क्लाइमेटिक और नेचर में जो कि एडवर्स इफ़ेक्ट है ह्यूमन के, जो हम गलत काम करते हैं फैक्ट्री लगा करके, धुआं उत्पन्न करके, प्रदूषण फैला के, इनसे होता है। लेकिन अगर हम प्रकृति को उनके ऊपर छोड़ दें तो वो अपनी सुंदरता जो है वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा निखारती रहती है। तो प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? नेचर के ब्यूटी को और उसमें हो रहे बदलाव को, जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो नेचर, प्रकृति में बदलाव होगा, अच्छे दिशा में बदलाव होगा। कब होगा? जब हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं, लेकिन नहीं, हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ? तो जंगल से सैर करके लौटी हुई एक प्रिय मित्र से जब हेलेन ने पूछा, हेलेन यानी कि लेखिका हमारी, उनकी एक मित्र जंगल गई थी और वहाँ से वो जब वापस लौटी, काफ़ी प्रिय मित्र थी, दोनों क्लोज़ फ्रेंड थे। तो हेलेन ने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तब उनके मित्र ने यह जवाब कुछ खास तो नहीं कहा, यानी कि वो जंगल गई थी और उन्हें वहाँ पे कुछ खास नहीं दिखा। जिस प्रकृति के स्पर्श मात्र से उसका मन आनंदित हो उठता है। किसका? हेलेन का, लेखिका का। क्योंकि वो देख नहीं सकती, सिर्फ स्पर्श कर सकती है। तो फूलों को, झरनों को, क्यारियों को, पेड़ की टहनियों को, उनके छाल को छू करके सिर्फ स्पर्श करती हैं वो लेखिका, और उनका मन आनंदित हो जाता है, प्लेजर से भर उठता है। उस सुंदर और आकर्षक प्रकृति के दर्शन करके भी किसी को उसमें अगर कोई खास बात नज़र नहीं आती है तो यह बहुत दुख की बात है। इसलिए यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि हेलेन तो बस महसूस कर सकती है नेचर को, प्रकृति को, लेकिन बस उसी से उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो उन्हें आश्चर्य इस बात का होता है कि मेरी मित्र जो कि आंखों से देख भी सकती है, उसे कैसे खुशी नहीं हुई और उसे कुछ ऐसा खास क्यों नहीं लगा। यह सोचकर हेलेन आश्चर्यचकित हो जाती है। अगला प्रश्न है, हेलेन केलर प्रकृति के किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसे सिर्फ छूकर और जिसकी आवाज़ सुनकर हेलेन पहचान लेती थी? तो हेलेन केलर प्रकृति की कुछ चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती है, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल, है ना। भोजपत्र एक पेड़ है, उसके अलावा चीड़ ये भी एक पेड़ है। तो इन दोनों के छाल को सॉफ्टनेस से और उनके खुरदुरेपन से ही वो पहचान जाती है कि कौन सा भोजपत्र है और कौन सा चीड़ है। इसके अलावा वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां, फूलों की मखमली पंखुड़ियों को स्पर्श से पहचान लेती हैं। वो अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर आनंदित हो उठती है। चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर लेखिका हेलेन केलर पहचान लेती थी, क्योंकि यह जो था ये क्या पहचान, क्योंकि ये सब उन्हें आनंद देता था। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको सिर्फ छूकर या सुनकर वो पहचान लेती थी। अगला प्रश्न है, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों की इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? एक लाइन है यहाँ पे, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। चलिए वो वाक्य क्या है मैं बताता हूँ। जबकि इस नियामत से, लेट मी चेंज द कलर, ओके, हाँ,
जबकि इस नियामत से ज़िंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? तो दृष्टि हमारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है ना। दृष्टि यानी कि हमारी जो आइज़ है, देखने की क्षमता है, ये गॉड के तरफ से गिफ्ट है हमारे लिए, ईश्वर का आशीर्वाद है। हमें ईश्वर के इस वरदान की कद्र करनी चाहिए और इस वरदान के माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं। इन पंक्तियों का यही मतलब था कि जो हमें आंखें मिली है, हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें उन्होंने आंखें दी, जिसके वजह से हम इस सुंदर विश्व को, इस सुंदर प्रकृति को देख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकते हैं। इंद्रधनुषी रंग मतलब अलग अलग खुशियों के रंग होते हैं, उनको भर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता है, कान से वो उनको सुनाई बिल्कुल नहीं देता है या आधा अधूरा सुनाई देता है। तो अगर हम बात करें जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? हमें बहुत अलग अलग ध्वनियों को सुनने का मौका मिलता है, क्योंकि हम सुन सकते हैं, आनंद उठाते हैं, हम म्यूज़िक सुनते हैं, संगीत, उसके अलावा चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं, भंवरों की गूंज सुनते हैं, इसके अलावा कोयल की आवाज़ सुनते हैं, ट्रेन के चलने की आवाज़ सुनते हैं, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं। तो हर एक ध्वनि का अपना एक आनंद है और हम इसका आनंद उठाते हैं। और जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता है, उनके लिए यह दुनिया कैसी लगती होगी? तो कान से न सुनने की कल्पना मात्र से हमारा मन कांप उठता है ना। अगर आप इमेजिन कीजिए कि आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं, कैसा लगेगा आपको? यदि हम कान से नहीं सुन पाएंगे तो हमें अपने आसपास की दुनिया एकदम शांत लगेगी। हम केवल देखकर ही अपने आसपास की घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकेंगे। इस स्थिति में हर प्रकार की हलचल और कोलाहल खत्म हो जाती है और हमारा मन शांत तथा स्थिर हो जाता है। कोई आवाज़ नहीं आएगी, ना एरोप्लेन की आवाज़ सुनाई दे रही है, ना मोटर बाइक की, ना चिड़ियों की, ना बारिश की बूंदों की छमछम, कुछ सुनाई नहीं देगा। तो बिल्कुल शांति रहेगी और आपका मन स्थिर तो होगा, लेकिन वो स्थिरता अच्छी वाली स्थिरता नहीं होगी। ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें, कई चीज़ों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कपड़े की चिकनाहट या खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभार आदि, है ना। पत्तियों पे जो वेन्स होते हैं उनका उभार, ये छू के पता चल जाता है। ऐसी और चीज़ों की सूची तैयार करो जिनको छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप छू करके पता लगा सकते हो और छूने से उनकी खासियत का पता चलता है कि कपड़ा सॉफ्ट है या रफ़ है। इसके अलावा पत्तियों पे वेन्स है या नहीं है तो कैसे हैं, है ना। तो ऐसे और क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें छू कर ही पता लगा सकते हैं। जैसे फ़र्श को जब तक हम छुएंगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि वो चिकना है या खुरदरा है। उसके अलावा भोजपत्र के पेड़ों की चिकनी छाल, फूलों की मखमली पंखुड़ियों की सतह, घास का मैदान जो कि कालीन सा प्रतीत होता है, इन सबको छूने से अलग ही एहसास होता है और उनकी खासियत का पता चलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों की एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस कर सकते हो। 4 इंद्रियाँ क्या हैं? जैसे ज्ञान इंद्रियाँ हैं हमारी, कान से हम सुनते हैं, आँख से देखते हैं, जीभ से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं और हाथों से टच करते हैं, राइट, जो हमारा हाथ है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे सुनना कान से, और छूते हम त्वचा से हैं, चखते जीभ से हैं, सूंघते नाक से हैं। तो सुनना क्या क्या हो जाएगा? खतरनाक जानवरों की आवाज़ हम सुनते हैं, तो ये कौन से इंद्रिय का हम इस्तेमाल कर रहे हैं? कान का। कान से और क्या करते हैं? पंछियों की चहचहाहट सुनते हैं, संगीत के मधुर स्वर सुनते हैं। बात करें अगर जीभ की,
क्या क्या, मिठाई, मीठा, नमकीन, खट्टी चीज़ें, इन सब का अनुभव हम जीभ से करते हैं। सूंघना, नाक से क्या क्या सूंघ लेते हैं, खुशबू, बदबू, खाने वाली चीज़ों से जो स्मेल आती है, फ्रेगरेंस, उनको। उसके अलावा छूना, त्वचा से क्या क्या हम छू के स्पर्श कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। चिकना फर्श, घास, फूल, पत्तियाँ, गर्म ठंडा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई नहीं देता है, तो तुम उसे प्रकृति के उसके अनुभवों के बारे में क्या क्या पूछना चाहोगे और क्यों पूछना चाहोगे? मान लीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको तो सब कुछ दिखाई देता है। तो आपको दुनिया का देखने का नज़रिया, और जिसे दिखाई नहीं देता है उसे दुनिया को महसूस करने का नज़रिया, दोनों अलग होगा बिल्कुल। तो आप उससे क्या क्या पूछना चाहोगे कि दिखाई ना देने पे क्या क्या होता है? तो यदि हम ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसको दिखाई नहीं देता हो, तो हम उससे प्रकृति के उसके अनुभवों के बारे में पूछना चाहेंगे। जैसे उसे सुबह, शाम और रात होने का आभास कब और कैसे होता है, क्योंकि उन्हें सूरज दिखाई तो नहीं देती कि उन्हें पता चले कि अभी मॉर्निंग हुई है या इवनिंग हुई है या दोपहर है। तो वो कैसे पता लगाते हैं समय का? उसके अलावा प्रकृति के रंगों की कल्पना वो किस प्रकार करते हैं? हाँ, उन्हें पता है काला कलर होता है, रंग होता है, नीला रंग होता है, पीला, गुलाबी, ये सब रंग है। तो ये आपके लिए तो है रंग, आपको पता है कि ये रंग कैसे कैसे हैं, लेकिन जिसको दिखाई नहीं देता है वो इन रंगों की कल्पना कैसे करते होंगे? उनके नज़र में काला कैसा होता होगा, पीला कैसा होता होगा, लाल कैसा होता होगा, हरा कैसा होता होगा? तो ये बहुत ही क्यूरियस बातें हैं जो आप पूछना चाहोगे उससे। उसके अलावा किसी भी वस्तु को छूकर उनके मन में उस वस्तु की आकृति कैसी उभरती है। जैसे आपसे मैं बोलूँ बैट, तो बैट का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है। आपको मैं बोलूँ मोटरसाइकिल, तो आपने वो भी देखा है, आपको पता है। आपको मैं बोलूँ कार, वो भी पता है। आपको मैं बोलूँ हवाई जहाज़, वो भी आपको पता है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, अगर उनके सामने इन चीज़ों का नाम लेते हैं तो उनके सामने कैसी वो इमेज निकल के आती है, उनसे ये भी पूछना बनता है। इसके अलावा किसी के आने का, जाने का तथा किसी की उपस्थिति का एहसास कैसे होता है? उन्हें कैसे पता चलता है कि कोई आया है या कोई गया या कोई अभी भी है प्रेजेंट? तो ये सब पूछने वाली बातें हैं, आप पूछ सकते हो। आपके मन में कुछ और भी सवाल हैं जिनको दिखाई नहीं देता, वो कैसे महसूस करते हैं उनके बारे में, आप वो सवाल भी पूछ सकते हो। अगला प्रश्न है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। जैसे चिकना किसका स्पर्श होता है, मुलायम किसका होता है, लिजलिजा किसका होता है, सख्त किसका होता है, चिपचिपा किसका होता है, खुरदरा, उबड़ खाबड़, भुरभुरा। तो देखिए, चिकना क्या होता है, भोजपत्र। मुलायम, फूलों की पंखुड़ियाँ। उसके अलावा रेशमी कपड़ा। लिजलिजा, शहद। सख्त, पत्थर। चिपचिपा, गोंद। खुरदरा, दीवार या कपड़ा भी हो सकता है। उबड़ खाबड़, रास्ता होता है। भुरभुरा, रेत होता है। तो देखिए किस तरीके से इन चीज़ों को स्पर्श करोगे तो आपको इस तरीके का एहसास होगा। अगला प्रश्न है, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरे मन ही मुग्ध हो जाएगा। ये बातें किसकी है? ये कहना है हमारी लेखिका का। कहती है कि अगर मुझे, अभी इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिए जो कि अंडरलाइंड है, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता को देखकर तो मेरा मन ही मुग्ध हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी विशेषता के बारे में बता रहे हैं। अगर मुझे, ये भाव हो गया, सुंदरता एक विशेषता हो गया, है ना? तो भाव और विशेषता के बारे में बता रहा है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञाएं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है ना?
भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। उसका मतलब ही भाव है। भाव जो होता है वो मन से निकलता है, और मन से निकली हुई बातों को आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे खुशी, जैसे गम, जैसे दुख, जैसे गुस्सा, ये सब क्या है? ये सब आप सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन आप देख नहीं सकते, है ना। भाववाचक संज्ञा की पहचान यहाँ, तो ये तो हो गया। नीचे लिखे भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। ये देखिए, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक क्या है? हाँ, संज्ञाएं हैं, लेकिन इनमें से कुछ तो बने हैं संज्ञा से और कुछ बने हैं क्रिया से, तो बताना है। तो देखिए, हम चूज़ करते हैं भाववाचक संज्ञा और क्रिया। ठीक है, तो क्रिया से बने हैं। मिठास, ये भाववाचक संज्ञा। भूख, घबराहट, क्रोध, बुढ़ापा, ताजगी, भोलापन, शांति, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। और क्रिया से क्या क्या बने हैं? जैसे बहाव, बहना, ये क्रिया है कि निरंतर होता जा रहा है। मजदूरी और फुर्ती, तो ये सब क्या हो गया? क्रिया। शांति भी क्रिया का हिस्सा हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाववाचक संज्ञा जिसमें क्रिया भी हो रही है, एक्शन भी हो रहा है, तो वो क्रिया से बनी है, बाकी ये संज्ञाओं से बना है। अगला प्रश्न है, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अमलतास, सेमल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, उनके अर्थ क्या है? भिन्न है। नीचे कुछ ऐसे समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। देखिए क्या क्या है? मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदि, राइट। और नीचे के वाक्य में है, उस बगीचे में अमलतास, सेमल, कजरी आदि के पेड़ है। अभी देखिए, आदि इसमें भी है और आदि इसमें भी है, लेकिन दोनों में क्या है? बड़ी की मात्रा इसमें, छोटी की मात्रा है, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी थोड़ा सा अलग होगा। जैसे ऊपर वाले को कहेंगे आदि और नीचे वाले को कहेंगे आदि। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, राइट? इन वर्ड्स, कुछ और समरूपी वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मतलब बताओ और इनसे वाक्य भी बनाओ। जैसे अवधि और अवधि, अवधि और अवधि। तो अवधि का मतलब होता है समय, अवधि का मतलब होता है एक भाषा है अवधि। तो चलिए इस तरीके से हम देखते हैं। आदि का मतलब हो गया, मैं इस प्रकार की बातों की आदी हो चुकी हूँ। ठीक है, ये गलत लिख दिया ऐसा, आदी हो चुकी हूँ मतलब, आदि मतलब मुझे आदत हो गई है इन चीज़ों को सुनने की, आदी हो जाना, ठीक है। और इस आदि का मतलब होगा इत्यादि, ETC एट्सेट्रा। ठीक है, आगे और भी है, तो जैसे मुलायम, खुरदरा, चिकना आदि। अवधि, ये अवधि का मतलब हो गया समय, इस कार्य को करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। और ये अवधि, अवधि का मतलब हो गया एक भाषा है, अवध में बोली जाती है। तो कवि तुलसीदास की काव्य भाषा अवधि है। ओके, में मतलब अंदर और मैं मतलब स्वयं, मैं, है ना। अलमारी में नए कपड़े रख दो और मैं यह कार्य नहीं कर सकता। तो देखिए है तो समरूपी, लेकिन मतलब अलग अलग है इनके। इसी तरीके से मेल, मेल का मतलब मिलना, मिलाप। तो वाक्य क्या बनेगा? आपसी मेल जोल से प्यार बढ़ता है। और मैल का मतलब गंदगी, कमरे की खिड़की और दरवाज़ों पर कितनी मैल जमी हुई है। उस तरीके से और का मतलब किसी तरफ, और का मतलब तथा एवं। तो और मतलब किसी तरफ, सूरज पूरब दिशा की ओर उगता है। और का मतलब क्या होगा? तथा एवं। राम और श्याम दोनों भाई है। दिन और दीन, क्या? दिन और दीन, ये इसको क्या हम बोलेंगे? दिन, और इसको क्या बोलेंगे? दीन। जिसमें छोटी ई की मात्रा है उसको जल्दी प्रोनाउंशिएट करते हैं ऐसे दिन, और जिसमें बड़ी ई की है तो उसको बोलते हैं, थोड़ा लंबा खींचते हैं, दीन, राइट। तो दिन का मतलब होता है दिवस, डे। उसी तरीके से दीन का मतलब होता है गरीब या दुखी। तो दिन से क्या वाक्य बनाएंगे? दिन और रात प्रकृति के नियम है। और दीन से क्या बनाएंगे? दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। वैसे ही सिल और सील, सिल का मतलब होता है पत्थर और सील का मतलब होता है बंद किया हुआ। तो सिल पर मसालों को पीसो और इस बोतल का सील हटा दो। तो ये देखा कुछ समरूपी शब्द थे
जिनके मतलब अलग थे और हमने वाक्य भी बना लिया उससे। तो इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सब डिस्कस कर लिया है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ। अगर आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, या आप हमारे वीडियो की मदद से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, PDF है अवेलेबल, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है वहाँ पे। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कैसा लगा। हमारा पेज है NCERT जोन का इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाके फॉलो करिए। फेसबुक पे हमारा पेज है, वहाँ पे जाके लाइक करिए, दोनों NCERT जोन के नाम से है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।